मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। ओपनक्लो 6.9, हम्स एजेंट 6.19 और टर्मिनल बेस्ड एआई कोडिंग एजेंट क्लॉथ कोड .176, इन सभी ने इस चक्र में स्टेबल रिलीजेस भेजी हैं। ओपनक्लो 6.9 ने रिचर टेलीग्राम डिलीवरी जोड़ी और ऑटोमैटिक प्लगइन अप्रूवल्स के साथ कडेक्स इंटीग्रेशन को टाइटर बनाया, जबकि हम्स 6.19 ने बैकग्राउंड सबएजेंट्स पेश किए और फोटोन के जरिए iMessage के लिए चैनल सपोर्ट को बढ़ाया। आज आप उन हार्नेस अपडेट्स के बारे में सुनेंगे। ओपन राउटर और एपीआई पर पूल साइड के लगुना कोडिंग मॉडल्स की रिलीज, ओपनएआई से नए एंटरप्राइज स्पेंड कंट्रोल्स, और यह कि सिग्नल के प्रेसिडेंट क्यों कहते हैं कि आपका एआई चैटबॉट निश्चित रूप से आपका दोस्त नहीं है। हम बेसेटन के $1 बिलियन रेज, एक वैनिटी सर्च इंजन जो मॉडल वेट्स के अंदर आपकी उपस्थिति को स्कोर करता है, और एंथ्रोपिक के माइथॉस मॉडल के लेंस के रूप में एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के ऐतिहासिक फेलियर पर भी नजर डालेंगे। मूल विषय प्रोडक्शन लेयर पर ध्यान केंद्रित करना है। हम एजेंटिक लूप्स की लागत को कैसे प्रबंधित करते हैं, उनके केंद्र में मॉडल को कैसे सुरक्षित करते हैं, और हार्नेसेस जिन्हें हम रोजाना उपयोग करते हैं, वे मल्टी स्टेप, मल्टी चैनल वर्कलोड्स को हैंडल करने के लिए कैसे परिपक्व हो रहे हैं। इस चक्र में 3 स्टेबल रिलीसेस आए और ये इस बात को आकार दे रहे हैं कि एजेंटिक हार्नेसेस अभी कैसे असेंबल हो रहे हैं। ओपनक्लो 6.9, जो जून 21 को पब्लिश हुआ, रिचर टेलीग्राम डिलीवरी लाता है। चैनल पाथ अब रिच HTML भेजता है, रिच मार्कडाउन और स्टिकर पाथ्स को प्रिजर्व करता है, और प्रोग्रेस ड्राफ्ट्स तथा कमांड आउटपुट को अधिक फेथफुली रेंडर करता है। यह HTML टेबल्स को सेफली नॉर्मलाइज भी करता है और मेंशंस और स्पूल्ड हैंडलर्स को सही डिलीवरी पाथ पर रखता है। एजेंट रिकवरी इस वर्जन में अधिक डिपेंडेबल है। रिट्राइस, टर्मिनल आउटकम्स और सेशन हिस्ट्री रिपेयर अब अधिक इंटरप्टेड या पार्शियल टर्न्स को विजिबल फाइनल रिजल्ट की ओर बढ़ाती हैं। ओपनक्लो में कोडेक्स इंटीग्रेशन भी काफी मजबूत हुआ है। इसमें ऑटोमैटिक प्लगइन अप्रूवल्स, GPT 5.3 स्पार्क ओऑथ राउटिंग और रिमोट नोड एग्जीक्यूशन एज अ डायनामिक टूल जुड़े हैं। ये बदलाव हार्नेस को अधिक रिलायबल ऐप सर्वर टियर डाउन प्रोसेस की ओर ले जाते हैं। इस बीच हम्स एजेंट 6.19, जिसे मेंटेनर्स रीच रिलीज कह रहे हैं, हम्स को फोटोन के जरिए iMessage और राफ्ट एजेंट नेटवर्क जैसे नए चैनल्स पर एक्सटेंड करता है। डेस्कटॉप ऐप में भी सब्सटैंशियल नई कैपेबिलिटी आई है। सब एजेंट्स अब बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं और इमेज जनरेशन टूल ने एडिट करना सीख लिया है। हम्स डैशबोर्ड को फुल प्रोफाइल बिल्डर मिला और स्किल्स हब ब्राउजर को कंप्लीटली ओवरहॉल किया गया। ओपनएआई कोडेक्स .141 के टर्मिनल बेस्ड कोडिंग एजेंट का उपयोग करने वालों के लिए ये अपडेट्स एक अधिक रोबस्ट बैकएंड प्रदान करते हैं। हमने टर्मिनल बेस्ड एआई कोडिंग एजेंट क्लॉथ कोड .176 को भी स्टेबल टैग पर स्टेबल रिलीसेस के इस ट्रियो में शामिल होते देखा। यह रिलीज लाइटर इंस्टॉल फुटप्रिंट और शेल ड्रिवन सेशंस के लिए फास्टर कोल्ड स्टार्ट पाथ पर केंद्रित है। एपीआई और रन टाइम लेयर पर ये बदलाव बदलते हैं कि बिल्डर्स क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट्स पर क्या रिलाई कर सकते हैं। व्यावहारिक निहितार्थ यह है कि हार्नेस प्लम्बिंग अधिक क्लीन हो जाती है। ओपनक्लो बिल्डर्स को अधिक मॉडल राउट्स और सेफर ऑथ देता है, जबकि हम्स और क्लॉथ कोड यूजर और डेवलपर एक्सपीरियंस को रिफाइन करते हैं। जिस हिस्से पर नजर रखनी है वह यह है कि प्रोडक्शन में फ्लिप करने से पहले रियल वर्कलोड्स के तहत ये नए डिफ़ॉल्ट्स कैसे बिहेव करते हैं, खासकर जहां सेशन हिस्ट्री और टर्मिनल आउटकम्स शामिल हैं। पूल साइड ने इस सप्ताह ओपन राउटर पर लगुना XS.2 पुश किया, जो उनकी XS साइज क्लास में सेकंड जनरेशन मॉडल है। यह उनकी एफिशिएंट कोडिंग एजेंट सीरीज है और यहां पिच कॉम्पैक्टनेस ओवर फ्लैगशिप रीजनिंग है।
यह एक छोटे फुटप्रिंट में टूल कॉलिंग को रीजनिंग के साथ जोड़ता है, जिसमें 262,144 टोकन्स की कॉन्टेक्स्ट विंडो है। यह कॉन्टेक्स्ट साइज इसे लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट टियर में सीधे रखता है एजेंटिक कोडिंग वर्कलोड्स के लिए, जहां लार्ज कोड बेसिस या टूल ट्रेसेस पास करना नॉर्मल है। बिल्डर्स के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक विवरण यह है कि टूल और रीजनिंग का एक एकीकृत जोड़ा है। एक ही एंड पॉइंट टूल इन्वोकेशन और रीजनिंग दोनों को उजागर करता है, जो एजेंट लूप ऑर्केस्ट्रेशन को सरल बनाता है। आपको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को संभालने के लिए दो अलग-अलग मॉडलों पर अनुरोध रूट करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस साइज क्लास कम लेटेंसी, लागत संवेदनशील रन पर ध्यान केंद्रित करने वाले टारगेट ऑडियंस का संकेत देता है। यदि आप मल्टीफाइल रिफैक्टर एजेंट चला रहे हैं, तो प्रति टोकन इकोनॉमिक्स यहां फ्लैगशिप क्लास रीजनिंग मॉडलों की तुलना में अधिक आकर्षक हो सकती है। एजेंट बिल्डर्स के लिए यह रिलीज राउटर पर कॉम्पैक्ट टियर को चौड़ा करती है। यह अन्य कॉम्पैक्ट विकल्पों के साथ बैठती है, जिनका उपयोग सस्ते क्लासिफिकेशन या प्रारंभिक प्लानिंग पास के लिए किया जाता है। अगले चरण में हमें असली कोडिंग ट्रेस पर वास्तविक लेटेंसी बेंचमार्क देखने होंगे। हम यह भी देखना चाहते हैं कि क्या पूल साइड आखिरकार टूल कॉलिंग विशिष्ट रेट लिमिट या प्राइसिंग टियर जारी करता है, ताकि एक्सएस लाइन को अपने बड़े मॉडलों से और अलग किया जा सके। कॉम्पैक्ट टियर का यह रिफ्रेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिर्फ कच्ची गुणवत्ता की सीमा नहीं, बल्कि लागत की सीमा को आगे बढ़ाता है। यदि आपके एजेंट स्टैक में बहुत सारे छोटे इटरेटिव कॉल पर निर्भर हैं, तो एक विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडो वाला सेकंड जेन कॉम्पैक्ट मॉडल एक महत्वपूर्ण एकीकरण लक्ष्य है। यह बड़े फ्लैगशिप मॉडल के लेटेंसी हिट के बिना अधिक जटिल मल्टीस्टेप वर्कफ्लो की अनुमति देता है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर जाते हुए पूलसाइड ने भी लगुना M.1 को API के जरिए रिलीज किया है। यह उनका फ्लैगशिप कोडिंग एजेंट मॉडल है, जो जटिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अनुकूलित है। अपने छोटे भाई बहन की तरह यह टूल कॉलिंग और रीजनिंग को 296,000 टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ सपोर्ट करता है। तंत्र के स्तर पर यह बदलाव API सतह और रनटाइम व्यवहार में दिखता है, जिसके खिलाफ एजेंट बिल्डर्स इंटीग्रेट करते हैं। लगुना M.1 रिलीज एजेंटिक कोडिंग के भारी काम के लिए लक्षित है। आर्किटेक्चरल परिवर्तनों, जटिल बग फिक्सों और बड़े पैमाने पर रिफैक्टर्स के बारे में सोचें, जिन्हें पूरे स्टैक की गहरी समझ की जरूरत होती है। इस मॉडल का प्राथमिक स्रोत दस्तावेजीकरण, विशिष्ट डिप्लॉयमेंट नोट्स और चेंजलॉग संदर्भ शामिल करता है, जिन्हें बिल्डर्स को समीक्षा करनी चाहिए। यह ट्रैक करना उचित है कि भारी प्रोडक्शन लोड के तहत M.1 कैसे व्यवहार करता है, क्योंकि फ्लैगशिप कोडिंग मॉडल अक्सर लंबे ट्रेस पर संगतता के साथ अद्वितीय चुनौतियों का सामना करते हैं। यह अभी इसलिए मायने रखता है क्योंकि एजेंट स्टैक कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परत में बदलाव तय करते हैं कि कौन से वर्कफ्लो विश्वसनीय हैं और कौन से अभी भी नाजुक बने हुए हैं। बिल्डर्स के लिए व्यावहारिक सवाल यह है कि क्या लगुना M.1 उनके वर्तमान फ्लैगशिप डिफ़ॉल्ट कोडिंग कार्यों की जगह ले सकता है। प्रारंभिक साक्ष्य बताते हैं कि यह उन लोगों के लिए एक मजबूत दावेदार है जो स्वायत्त या अर्धस्वायत्त इंजीनियरिंग एजेंट बना रहे हैं। हमें अनुवर्ती रिलीजों और स्वतंत्र बेंचमार्क परिणामों पर नजर रखनी चाहिए। जैसे जैसे SDKs और सुरक्षा समीक्षा फ्रेमवर्क जैसे आसपास के टूलिंग M.1 के लिए सपोर्ट लेना शुरू करते हैं, स्विचिंग की बाधा कम हो जाएगी। अभी के लिए ध्यान आपके एजेंटों से उम्मीद किए गए विशिष्ट कोडिंग पैटर्न के खिलाफ इसके प्रदर्शन को सत्यापित करने पर है। OpenAI ChatGPT एंटरप्राइज के लिए नए खर्च नियंत्रण और उपयोग विश्लेषण पेश कर रहा है। यह संगठनों की आवश्यकता का सीधा जवाब है, जो लागत प्रबंधित करने और अपने AI डिप्लॉयमेंट को अधिक विश्वास के साथ स्केल करना चाहते हैं।
ये नियंत्रण प्रबंधन और एपीआई स्तर पर लागू होते हैं, जिससे एडमिन यह तय कर पाते हैं कि एक बड़ी कंपनी में सीटों को कैसे कॉन्फ़िगर और डिप्लॉय किया जाए। इसमें अधिक विस्तृत लागत विभाजन और खर्च पर कॉन्फ़िगरेबल सीलिंग सेट करने की क्षमता शामिल है। बिल्डर्स और प्लेटफॉर्म इंजीनियरों के लिए ये उपकरण दृश्यता के बारे में हैं। जैसे जैसे एजेंट कंपनी में फैलते हैं, यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन से विभाग या प्रोजेक्ट उपयोग को चला रहे हैं। अपडेट किया गया विश्लेषण यह देखने का एक स्पष्ट दृश्य देता है कि टोकन कैसे खर्च हो रहे हैं, जो भविष्य के बजट अनुमानों की भविष्यवाणी में सहायता करता है। यह अकुशल एजेंट लूप की पहचान करने में भी मदद करता है, जो बिना समकक्ष मूल्य दिए बजट को जला सकते हैं। ये खर्च नियंत्रण उन बातों को बदल देते हैं जिन पर एंटरप्राइज स्टैक डिफ़ॉल्ट रूप से निर्भर कर सकता है। महीने के अंत में उच्च बिल का जवाब देने के बजाय एडमिन अब सीमाएं पहले से सेट कर सकते हैं। यह ट्रैक करना उचित है कि ये नियंत्रण एजेंट प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं, विशेषकर यदि सत्र के बीच में सीलिंग पहुंच जाए। बिल्डर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके एजेंट बजट सीमा पूरी होने पर 100 में गिरावट या स्पष्ट सूचना संभाल सकें। ओपनएआई का यह कदम एंटरप्राइज एआई बाजार के परिपक्व होने को दर्शाता है। लागत प्रबंधन अब कोई बात का विचार नहीं है, यह प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए एक मूल आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य प्रमुख प्रदाता भी इसका अनुसरण करेंगे और समान एंटरप्राइज ग्रेड विजिबिलिटी और नियंत्रण सुविधाओं के साथ आएंगे, क्योंकि ध्यान प्रयोग से परिचालन दक्षता की ओर बढ़ रहा है। एक हालिया विश्लेषण का तर्क है कि एन्क्रिप्शन और साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर अमेरिकी निर्यात नियंत्रण के 30 साल मुख्य रूप से उनके प्रसार को धीमा करने में विफल रहे हैं। यह ऐतिहासिक संदर्भ अब एंथ्रोपिक के माइथॉस साइबर सिक्योरिटी मॉडल पर लागू किया जा रहा है। मुख्य तर्क यह है कि ड्यूल यूज सॉफ्टवेयर हमेशा लीक हुआ है, फोर्क हुआ है और क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना पुनः कार्यान्वित किया गया है। वह ऐतिहासिक तंत्र जो विफल रहा उसमें सोर्स कोड या कंपाइल्ड बाइनरी को नियंत्रित कलाकृतियों के रूप में माना जाता था। माइथॉस के लिए चुनौती और भी बड़ी है। सवाल यह है कि क्या मॉडल वेट, ट्रेनिंग कंप्यूट या होस्टेड इंफरेंस एपीआई को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। कंपाइल्ड बाइनरी के विपरीत, एक मॉडल की क्षमता किसी विशिष्ट कलाकृति तक सीमित करना कठिन है। यह विनियमन के लिए सतह को काफी जटिल बनाता है। विश्लेषण से पता चलता है कि एआई के लिए प्रसार तंत्र संभवतः क्रिप्टोग्राफिक टूल्स के समान पथ का अनुसरण करेगा। कोड फोक और विदेशी पुनः कार्यान्वयन किसी भी नियामक ढांचे से आगे निकल जाएंगे। बिल्डर्स के लिए मुख्य बात यह है कि फ्रंटियर एआई साइबर सिक्योरिटी क्षमताएं संभवतः वैश्विक रूप से सुलभ होंगी। आपको यह मान लेना चाहिए कि रक्षात्मक और आक्रामक दोनों एआई सुरक्षा उपकरण कई प्रकार के कर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे। यह अनुपालन टीमों के लिए निर्यात वर्गीकरण को एक गतिशील लक्ष्य बनाता है। यदि आप माइथॉस के साथ या उसके विरुद्ध बना रहे हैं, तो मॉडल वेट और इंफरेंस एंडपॉइंट का वर्गीकरण अस्पष्टता का एक बिंदु बना हुआ है। हमें कॉमर्स डिपार्टमेंट से फ्रंटियर मॉडल वेट के संबंध में किसी भी नए नियम निर्माण पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही यह देखते रहें कि क्या एंथ्रोपिक एक उपयोग नीति प्रकाशित करता है जो इन नियामक प्रश्नों को पहले से संबोधित करने का प्रयास करती है। माइथॉस पर यह लड़ाई संभवतः पूरे एआई सुरक्षा क्षेत्र के लिए नीति ढांचा निर्धारित करेगी। एआई इंफरेंस स्टार्टअप बेसेटन के $1 अरब 50 करोड़ के फंडिंग राउंड को $13 अरब के वैल्यूएशन पर अंतिम रूप देने की सूचना है। यह फंडिंग उनके पिछले मेगा राउंड के कुछ ही महीने बाद आई है और बाजार में एक प्रमुख बदलाव को रेखांकित करती है। इंफरेंस को अब मॉडल ट्रेनिंग लैब की एक विशेषता के रूप में नहीं, बल्कि अपने आप में एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के रूप में देखा जा रहा है।
समर्पित पूंजी उन कंपनियों में जा रही है जो विशेष रूप से सर्विंग साइड पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यहाँ तकनीकी तंत्र इन्फरेंस विशिष्ट सर्विंग स्टैक है। इसमें प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट के लिए मॉडल कंपाइलेशन पास और H100S और H200S जैसे विषम हार्डवेयर पर जीपीयू पूलिंग जैसी चीजें शामिल हैं। बेसिटन की अंतर पहचान इन नॉब्स को इंजीनियरिंग टीमों के लिए एक प्रबंधित सेवा के रूप में उजागर करना है। मॉडल लैब से अपारदर्शी एपीआई एंडपॉइंट पर निर्भर रहने के बजाय बिल्डर्स को बर्स्टी या लॉन कॉन्टेक्स्ट ट्रैफिक के लिए रिक्वेस्ट रूटिंग और ऑप्टिमाइजेशन पर अधिक नियंत्रण मिलता है। यह विशाल फंडिंग संकेत करती है कि इन्फरेंस लेयर एक खरीदार का बाजार बन रहा है। हाइपरस्केलर्स और बेसिटन, फायरवर्क्स और टुगेदर जैसे विशेष प्रदाताओं के बीच अब असली प्रतिस्पर्धा है। बिल्डर्स के लिए इसका मतलब है कि इन्फरेंस प्रदाता का डिफॉल्ट विकल्प अब स्पष्ट नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से प्रति टोकन लागत, विलंबता और उपलब्ध अनुकूलन के स्तर के बीच समझौतों का मूल्यांकन करना चाहिए। हम यह देखते रहेंगे कि बेसिटन हाइपरस्केलर इन्फरेंस एपीआई जैसे बेडरॉक या एज़्योर एआई के विरुद्ध खुद को कैसे स्थिति में रखता है। जैसे जैसे इस क्षेत्र में अधिक पूंजी प्रवेश करती है, सर्विंग लेयर पर नवाचार की गति संभवतः तेज होगी। एजेंट बिल्डर्स के लिए यह अच्छी खबर है, जिन्हें अपने प्रोडक्शन लूप को शक्ति देने के लिए विश्वसनीय, उच्च प्रदर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। डाटासेट ने डाटासेट ऐप्स नामक एक नया प्लगइन लॉन्च किया है जो उपयोगकर्ताओं को डाटासेट के अंदर सीधे कस्टम HTML और जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन होस्ट करने की अनुमति देता है। ये आत्मनिर्भर एप्लीकेशन हैं जो डाटासेट इंस्टेंस में संग्रहित डेटा का लाभ उठा सकते हैं। लॉन्च घोषणा इस कदम के पीछे के क्यों को रेखांकित करती है। अलग होस्टिंग स्टैक की आवश्यकता के बिना डेटा को विजुअलाइज और इंटरैक्ट करने के अधिक लचीले तरीकों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करती है। एजेंट स्टैक बिल्डर्स के लिए यह यूआई लेयर में एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। खुद डेटा टूल के अंदर कस्टम HTML होस्ट करके आप उन एजेंट्स के लिए टाइटर फीडबैक लूप बना सकते हैं जो डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। यह उन इंटरनल टूल्स और डैशबोर्ड्स की डिप्लॉयमेंट को आसान बनाता है जिन्हें एक स्पेसिफिक फ्रंट एंड की जरूरत है, लेकिन डेटा सोर्स के साथ क्लोजली कपल होना जरूरी है। यह बदलाव एपीआई और रनटाइम लेवल पर असर डालता है, जिससे आप प्लगइन कॉन्फ़िगर करने और अपने कस्टम ऐप्स डिप्लॉय करने के तरीके पर असर पड़ता है। इस बदलाव का मतलब है कि बिल्डर्स डेटा ड्रिवन एजेंट्स के लिए डाटासेट पर ज्यादा पूर्ण प्लेटफॉर्म के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। यह ट्रैक करना जरूरी है कि प्लगइन अलग-अलग वर्कलोड्स को कैसे हैंडल करता है और यह जटिल जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस के साथ कैसे स्केल करता है। अगर आप डेटा एक्सप्लोरेशन या एजेंट मॉनिटरिंग के लिए टूल्स बना रहे हैं, तो यह आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहेड को काफी कम कर सकता है। हम यह देखेंगे कि कम्युनिटी डाटासेट ऐप्स को कैसे अपनाती है और किस तरह के कस्टम इंटरफेस सामने आते हैं। जैसे जैसे ज्यादा बिल्डर्स इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें एजेंट ह्यूमन कोलैबोरेशन सरफेस के नए पैटर्न देखने को मिलेंगे जो सीधे उस डेटा के ऊपर बने होंगे जिसे वे प्रोसेस कर रहे हैं। हाल के न्यूज़लेटर्स में AI न्यूज़ के लिए एक रिलेटिवली स्लो पीरियड नोट किया गया है। कोई बड़ा मॉडल ड्रॉप या एजेंट फ्रेमवर्क रिलीज नहीं जो साइकिल में डोमिनेट कर रहा हो। यह ब्रीदिंग रूम अक्सर कैलेंडर ड्रिवन रिलीज कोऑर्डिनेशन का साइन होता है। AI इंजीनियर या कॉन्फ्रेंस आगे होने वाली है। कई बड़ी लैस और मेंटेनर्स अपने रिवील्स उस इवेंट के लिए जमा कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस से पहले की यह गिरावट इकोसिस्टम में एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। बिल्डर्स के लिए यह शांत विंडो असल में काफी उपयोगी है। यह करंट एजेंट फ्रेमवर्क्स और स्टेबल एपीआई वर्जन्स पर नोट्स कंसोलिडेट करने का मौका देता है। आप अपने करंट स्टैक पर कुछ दिनों के लिए कमिट कर सकते हैं,
बिना हाई रिस्क के कि कोई ब्रेकिंग चेंज आपके लोकल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करे। मौजूदा वर्कफ्लोज को परफेक्ट करने और अपने सेशन हैंडलिंग और टूल इंटीग्रेशंस को सॉलिड बनाने पर फोकस करने का यह अच्छा समय है। यहाँ देखने वाली बात एका ओपनिंग की नोट है। ऐतिहासिक रूप से मॉडल प्रोवाइडर्स और एजेंट रनटाइम मेंटेनर्स इन स्टेजेस का उपयोग रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन और पिंडवर्जन रिलीज शिप करने के लिए करते हैं। ये अनाउंसमेंट आमतौर पर टॉक के कुछ घंटों के भीतर डॉक्यूमेंटेशन और रिपोजिटरीज में फैल जाती हैं। रनअप जितना शांत होता है, कीनोट रिवील्स उतने ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही गतिविधियों का एक तूफान आने की उम्मीद है। अभी के लिए स्टेबिलिटी का आनंद लें और अगली वेव अपडेट्स के लिए अपना स्टैक तैयार करें। इस गिरावट से पोस्ट कॉन्फ्रेंस शिपिंग साइकिल में बदलाव आमतौर पर बहुत फास्ट होता है। मेरेडिथ विटटेकर, सिग्नल की प्रेसिडेंट, ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एआई चैटबॉट्स को कंपेनियन के तौर पर पोजीशनिंग करने के ट्रेंड को वापस धकेला। उनका मैसेज साफ था, ये आपके दोस्त नहीं हैं, न ही वे कॉन्शियस बीइंग्स हैं, और न ही सेंटिएंट इंटरलोक्यूटर्स। यह क्रिटिक सीधे उन वेंडर्स को टारगेट करता है जो अपने ऑनबोर्डिंग फ्लोज, पर्सोना सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और कन्वर्सेशन डिजाइन में रिलेशनल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। यह इंटरवेंशन खास तौर पर तब रिलेवेंट है जब एजेंटिक कोडिंग टूल्स और सपोर्ट बॉट्स हमारी डेली वर्कफ्लोज में एम्बेडेड हो रहे हैं। टूल और टीममेट के बीच की लाइन एंथ्रोपोमॉर्फिक डिजाइन चॉइसेस द्वारा धुंधली हो रही है। विटेका का तर्क है कि मॉडल्स को पीयर्स के तौर पर फ्रेम करने से उनकी मेमोरी और इंटेंट के बारे में गलत एक्सपेक्टेशंस बनती हैं। बिल्डर्स के लिए इसका मतलब है कि आपके एजेंट का प्रोडक्ट कॉपी और सिस्टम प्रॉम्प्ट्स अब ट्रस्ट सरफेस का हिस्सा है। पर्सोना प्रॉम्प्ट्स में एंथ्रोपोमॉर्फिक फ्रेमिंग या यूआई ग्रीटिंग्स कुछ यूजर्स के लिए प्राइवेसी रेड फ्लैग हो सकती हैं। सिग्नल का प्राइवेसी पर फोकस इस क्रिटिक को डेवलपर सर्कल्स में काफी वेटेज देता है। एक बिल्डर के तौर पर आप यह देखना चाहेंगे कि आपके एजेंट का पर्सोना यूजर ट्रस्ट को मदद कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। रिलेशनल कॉपी आखिरकार प्राइवेसी फोकस्ड एंटरप्राइज बायर्स के लिए डील ब्रेकर बन सकती है। मैं देखूंगी कि प्रमुख मॉडल प्रदाता अपने डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन में रिलेशनल फ्रेमिंग के बारे में अपना मार्गदर्शन बदलते हैं या नहीं। अगर एंटरप्राइज खरीदारी एंथ्रोपोमॉर्फिक कॉपी को फ्लैग करना शुरू कर देती है, तो हम यूटिलिटेरियन और पारदर्शी एजेंट पर्सोनास की ओर वापसी देख सकते हैं। एजेंट ह्यूमन इंटरैक्शन को कैसे फ्रेम करते हैं, यह एक मुख्य डिजाइन डिसीजन बन रहा है। इन द वेट्स नामक एक नई सेवा लॉन्च हुई है जो खुद को एआई युग के लिए एक वैनिटी सर्च इंजन के रूप में पेश कर रही है। यह वेब पेजों को इंडेक्स करने के बजाय उपयोगकर्ताओं को एक स्कोर असाइन करती है जो इस बात पर आधारित है कि उनकी पहचान फ्रंटियर एआई मॉडल्स के पैरामीटर और ट्रेनिंग डेटा के भीतर कितनी प्रमुखता से दिखती है। यह मॉडल को सर्च इंडेक्स के रूप में उपयोग करती है जो यह माप प्रदान करती है कि एआई के आंतरिक वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन में किसी व्यक्ति की कितनी उपस्थिति है। इसके पीछे का मूल तंत्र होस्टेड एलएलएम्स के खिलाफ बार-बार इन्फ्रेंस प्रोब्स चलाने में शामिल है। आर्किटेक्चर मॉडल चेकपॉइंट्स में पहचान उल्लेखों को क्वेरी करने के लिए एक इवैल्यूएशन हार्नेस का उपयोग करता है। फिर यह हिट रेट्स और फ्रीक्वेंसी काउंट्स को एक एकल कंपोजिट स्कोर में एग्रीगेट करता है। यह मॉडल विजिबिलिटी को एक मापनीय मीट्रिक के रूप में पुनः फ्रेम करता है जो पहले वास्तव में प्रोडक्टाइज्ड सरफेस के रूप में अस्तित्व में नहीं था। एआई उत्पाद शिप करने वालों के लिए यह यूजर फेसिंग मैट्रिक्स की एक नई श्रेणी बन सकता है। यह ट्रेडिशनल सर्च रैंकिंग से अलग तरह का सिग्नल सर्व करता है। बिल्डर्स के लिए सवाल यह है कि स्कोरिंग मेथडोलॉजी स्टैंडर्डाइज्ड होगी या ओपेक रहेगी।
रिप्रोड्यूसिबिलिटी इस बात की कुंजी है कि यह स्कोर मार्केटिंग के लिए एक रियल सिग्नल बनेगी या बस एक और वैनिटी नंबर रहेगी। मैं देखूंगी कि इस सेवा के लिए प्रोबिंग प्रोटोकॉल खोला जाता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो हम डिफरेंट मॉडल वर्जन्स में अपनी प्रेजेंस को ट्यून करने के इर्द-गिर्द नए टूलिंग बनते देख सकते हैं। यह एक दिलचस्प नजरिया है कि हम एआई से भरे इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल्स और ब्रांड्स के इन्फ्लुएंस को कैसे माप सकते हैं। रडार पर पहला है प्रीफेक्ट टीम से फास्टएमसीपी। यह मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का उपयोग करके सर्वर्स और क्लाइंट्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक पाइथॉनिक फ्रेमवर्क है। यह डेवलपर्स को मिनिमल बॉयलरप्लेट के साथ एलएलएम्स को टूल्स और रिसोर्सेज एक्सपोज करने की अनुमति देता है। अगर आपके पास इंटरनल पाइथन फंक्शंस हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि क्लॉड कोड जैसा एजेंट सीधे इन्वोक करे, तो फास्टएमसीपी उन्हें टाइप्ड टूल कॉल्स के रूप में रैप करने का एक स्टैंडर्ड तरीका प्रदान करता है। यह एडहॉक सीएलआई रैपर्स के लिए एक बढ़िया रिप्लेसमेंट है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट से मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल फॉर बिगिनर्स रेपो। यह प्रोटोकॉल के फंडामेंटल्स के बारे में डेवलपर्स को वॉक थ्रू करने वाला एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है। जो इसे यूजफुल बनाता है वह .NET, जावा, रस्ट और टाइपस्क्रिप्ट में क्रॉस लैंग्वेज एग्जाम्पल्स है। यह नॉन पाइथन सर्विसेज में एजेंट्स को वायर करने के लिए एक स्पष्ट पाथ प्रदान करता है, जिसके लिए सब कुछ रिराइट करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पसंदीदा भाषा में एक लैब चुन सकते हैं और अपने एग्जिस्टिंग इंटरनल टूल्स को MCP सर्वर में पोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। अंत में हमारे पास यूनिटी MCP है। यह प्रोजेक्ट AI असिस्टेंस और यूनिटी एडिटर के बीच सेतु बनाती है। एसेट मैनेजमेंट, सीन कंट्रोल और एडिटर ऑटोमेशन के लिए टूल्स एक्सपोज करती है। यह स्टैंडर्ड MCP टूल कॉल्स के माध्यम से यूनिटी एडिटर API रीचेबल बनाती है। गेमिंग या सिमुलेशन स्पेस में बिल्डर्स के लिए यह एसेट पाइपलाइंस और सीन एडिट्स को एजेंट ड्रिवन स्टेप्स में बदल देती है। आप अपने एजेंट स्टैक के माध्यम से पूरी बिल्ड एंड टेस्ट लूप ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं। इस चक्र के मॉडल चेक में पूलसाइड से 2 महत्वपूर्ण एंट्रीज हैं। पहला है लगुना Access.2, अब ओपन राउटर पर उपलब्ध। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, यह उनके एक्सेस क्लास में सेकेंड जनरेशन कॉम्पैक्ट मॉडल है। इसमें 262.0.0.0 टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो है और यह टूल कॉलिंग को रीजनिंग के साथ जोड़ता है। अगर आप अपने एजेंट लूप्स में कॉस्ट और लेटेंसी को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो यह अपने करंट डिफॉल्ट्स के विरुद्ध इवैल्यूएट करने के लिए एक प्रमुख कैंडिडेट है। दूसरा सिलेक्टेड मॉडल है लगुना M.1। यह पूल साइड से फ्लैगशिप एंट्री है, API के माध्यम से भी उपलब्ध। यह कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और समान मैसिव कॉन्टेक्स्ट विंडो सपोर्ट करता है। इसकी कैपेबिलिटीज हायर टियर एजेंटिक कोडिंग वर्कफ्लोज के लिए एम्ड हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि कुछ कोडिंग एजेंट सेशंस को M.1 और XS.2 दोनों के माध्यम से राउट करें ताकि देख सकें कि वे आपके स्पेसिफिक कोड बेस को आपके करंट प्राइमरी मॉडल्स की तुलना में कैसे हैंडल करते हैं। इस चक्र में अन्य मॉडलों की समीक्षा की गई थी, लेकिन उन्हें पूर्ण कवरेज के लिए चुना नहीं गया क्योंकि वे नए प्रमुख प्रदाता रिलीज का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। हम बाजार में सभी प्रमुख मॉडलों के लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट और टूल कॉलिंग प्रदर्शन को ट्रैक करना जारी रखते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके एजेंट स्टैक के पास सबसे अच्छी संभव नींव है। हमारी लोकल स्पॉटलाइट के लिए हम ओलामा वर्जन 0.30.10 पर नजर डाल रहे हैं। इस अपडेट में एप्पल सिलिकॉन पर कोहेर के कमांड A और नॉर्थ फैमिली ऑफ मॉडल्स के लिए एक्सेलरेटेड सपोर्ट जुड़ा है। यह एम्बेडेड लामा इंजन को बिल्ड 9672 पर भी अपग्रेड करता है।
बिल्डर्स के लिए जो अपने वर्कलोड्स को ऑन डिवाइस रखना चाहते हैं, यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि इससे सीरीज मैक पर इन मॉडल फैमिलीज का लोकल इन्फ्रेंस कूडा की जरूरत के बिना संभव हो जाता है। अगर आप सीरीज मैक पर काम कर रहे हैं तो आप कमांड ए या नॉर्थ मॉडल पुल कर सकते हैं और टोकन प्रति सेकंड को अपने पिछले ओलामा बिल्ड के खिलाफ बेंचमार्क कर सकते हैं। यह रिलीज उन एजेंट्स के लिए लूप को टाइट करता है जिन्हें हाई प्राइवेसी या ऑफलाइन वातावरण में काम करने की जरूरत है। MLX एक्सेलरेशन से परफॉर्मेंस गेन्स ध्यान देने योग्य हैं और लोकल एजेंट्स को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करते हैं। हमारे पहले एक्स्ट्रा में हम बिलियनेयर मुकेश अंबानी की महत्वाकांक्षाओं पर नजर डालते हैं, जो भारत में हर कॉल, ऐप और घर में AI बुनना चाहते हैं। तकनीकी कोण यहाँ ऑन डिवाइस और एज इन्फ्रेंस का टेलीकॉम कैरियर स्टैक में एम्बेडिंग है, जिसके 500 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। यह नेटवर्क रेजिडेंट AI सरफेस के लिए एक विशाल स्केल का प्रतिनिधित्व करता है। अगला एक कहानी है ऑलबर्ट्स के CEO की, जिन्होंने एक प्लान के साथ लेकिन बिना किसी कर्मचारी के एक नया AI बिजनेस लॉन्च किया है। यह सवाल उठाता है कि कैसे एक सिंगल फाउंडर कंपनी मॉडल सिलेक्शन और शिपिंग को पूरी तरह से आउटसोर्स्ड या वेंडर प्रोवाइडेड इंफरेंस स्टैक पर निर्भर रहकर ऑपरेशनलाइज कर सकती है। यह हाईटियर एजेंट्स द्वारा संचालित कंपनी ऑफ वन मॉडल पर एक दिलचस्प नजरिया है। अंत में एक विवाद है कि क्या ASML के टॉप चिपमेकिंग टूल्स चीन में अपना रास्ता खोज लिए हैं। कहानी लिथोग्राफी, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के वेरिफिकेशन और इस तरह के रिस्ट्रिक्टेड टूल्स का फिजिकल लोकेशन कैसे ट्रैक किया जाता है, इस पर निर्भर करती है। यह AI को पावर करने वाले हाई एंड हार्डवेयर स्पेस में कमर्शियल लॉजिक और नेशनल सिक्योरिटी रेगुलेशंस के बीच घर्षण को उजागर करता है। आज की कहानियों से ओपनक्लॉ 6.9, हर्म्स 6.19 और क्लॉथ कोड 1.176 के स्टेबल रिलीज आपके एजेंट स्टैक को डिफ़ॉल्ट रूप से जिस पर भरोसा कर सकते हैं उसमें बदलाव लाते हैं। पूलसाइड के लगुना Axis.2 और M.1 आपको लार्ज कॉन्टेक्स्ट रिक्वायरमेंट वाले कोडिंग एजेंट लूप्स के लिए नए ऑप्शन देते हैं। OpenAI के नए एंटरप्राइज कंट्रोल्स एजेंट स्पेंड को स्केल पर मैनेज करने के लिए जरूरी विजिबिलिटी प्रदान करते हैं। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स के ऐतिहासिक फेलियर से पता चलता है कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव AI क्षमताएं वैश्विक रूप से सुलभ रहेंगी, जिससे सिक्योरिटी एक बेसलाइन असम्पशन बन जाती है। बेसेटन के लिए विशाल रेस से पता चलता है कि इंफरेंस लेयर अब एक अलग से फंडेड और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार है। अंत में याद रखें कि आपके एजेंट पर्सोना और कॉपी का चुनाव यूजर ट्रस्ट को प्रभावित कर सकता है, खासकर सिग्नल द्वारा उठाई गई प्राइवेसी चिंताओं को देखते हुए। आप सभी विवरण और सभी लिंक tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स में देख सकते हैं। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे।